हेलो फ्रेंड्स। वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग टॉपिक पर आज हमारा 24वां लेक्चर है और जावा स्क्रिप्ट का तीसरा लेक्चर है, तीसरा सेशन है। आज हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में, जिसमें 3 पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला हमारा है कमेंट्स, दूसरा है वेरिएबल्स और तीसरा है हमारा डेटा टाइप्स। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जावा स्क्रिप्ट थोड़ी सी एडवांस लैंग्वेज कह सकते हैं। अगर आपने कोई बेसिक लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, तो ये कमेंट्स, वेरिएबल्स या डेटा टाइप आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दे रहा हूँ, जहाँ पर सी लैंग्वेज मैंने पढ़ाया है और वहाँ पर मैंने वेरिएबल्स और डेटा टाइप को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ से आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो कि वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक बताऊँगा जावा स्क्रिप्ट के रेफरेंस में। सबसे पहले हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट के सबसे बेसिक कंपोनेंट के बारे में, जिसे कहते हैं कमेंट। कमेंट जावा स्क्रिप्ट में ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। आमतौर पर जब हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उस प्रोग्राम फाइल में हम कमांड्स या स्टेटमेंट्स या टैग या फंक्शन यूज़ करते हैं, कॉल करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी हेल्प के लिए, गाइडलाइंस के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ लाइनें लिखना चाहते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हम प्रोग्राम को देखें तो उसका डिटेल हमें थोड़ा सा पता चल जाए। तो ऐसी लाइनें हम लिखना चाहते हैं जो हमारी हेल्प के लिए हो, वहाँ पर वो एग्जीक्यूट ना हो, यानी वो हम एज अ कमांड या फंक्शन नहीं यूज़ करना चाहते हैं। इन्हें ही हम बोलते हैं कमेंट। आप सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में और जावा में भी, यानी मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कमेंट दे सकते हो। द जावा स्क्रिप्ट कमेंट्स आर मीनिंगफुल वे टू डिलीवर मैसेज। इट इज़ यूज टू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट द कोड, वार्निंग और सजेशन सो दैट यूज़र कैन ईजिली इंटरप्रेट द कोड। कभी कभी क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स या लेंदी कोड होता है, तो उस कोड का डिस्क्रिप्शन भी हम कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। हम समझते हैं कि कमेंट्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहला हमारा एडवांटेज है टू मेक कोड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी जो भी हम कमांड या कोड लिख रहे हैं उसके बारे में अगर हम डिस्क्रिप्शन लिखते जाते हैं तो इन फ्यूचर वो कोड जब हम दोबारा देखेंगे तो हमें उसका थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। और कोई दूसरा पर्सन, अगर थर्ड पर्सन भी उस कोड को स्टडी करता है, तो कुछ उसको आइडिया आसानी से हो जाएगा। टू अवॉइड द अननेसेसरी कोड, अननेसेसरी कोड हम अवॉइड कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू अवॉइड द कोड बीइंग एग्जीक्यूटेड। समटाइम्स वी एड द कोड टू परफॉर्म सम एक्शन, बट आफ्टर सम टाइम देयर में बी नीड टू डिसेबल द कोड। कि जिस भी लाइन को हम कमेंट लाइन बना देते हैं वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, यानी रन नहीं होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रोग्राम में हमने कुछ कोड लिखा हुआ है, तो उस कोड को हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो हम उसको डिलीट भी नहीं करना चाहते हैं, तो उस कोड को भी हम कमेंट बना देंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं। अगर हम टाइप की बात करें तो दो टाइप का कमेंट होता है। एक हमारा होता है सिंगल लाइन कमेंट, जो एक लाइन में कंप्लीट हो जाता है, और एक हमारा होता है मल्टी लाइन कमेंट, जो दो या अधिक लाइन तक एक्सपेंड कर सकता है। हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट की। अब देखिए, यहाँ पर आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं HTML फाइल में, और इसके अंदर हम कमांड या कोड लिख देते हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट के होते हैं। जो सिंगल लाइन हमारा कमेंट होता है वो फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं हम 2 बार। यहाँ पर देखिए, ये जो 2 टाइम फॉरवर्ड स्लैश है, ये इंडिकेट करता है कि ये पूरी पूरी लाइन जो हमारी है, कंप्लीट लाइन, ये कमेंट लाइन है, ये कमांड नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, इनको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए लिखे रहेंगे वहाँ पर। देखिए, हमने स्क्रिप्ट यूज़ किया। ये जो फर्स्ट लाइन आपकी है, जो शुरू हो रही है डबल फॉरवर्ड स्लैश से, ये हमारी कमेंट लाइन है। यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये हमारा सिंपल फंक्शन या कोड है जो एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंगल लाइन हमारा कमेंट होता है जो हमारा ये डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें जो डिस्क्रिप्शन लिखना है, कमेंट लिखना है, वो कई लाइन तक एक्सपेंड कर जाता है, तो वहाँ पर हम मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करते हैं, यानी हमारा कमेंट एक से ज़्यादा लाइनों में हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट जो स्टार्ट होता है वो हमारा स्लैश और स्टार, और जो क्लोज होता है स्टार और स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश जो होता है।
अब देखिए यहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, हमने स्क्रिप्ट टैग लगाया, ये देखिए हमने लगाया स्लैश और स्टार, तो यहाँ से हमारा जो मल्टी लाइन कोड है वो कमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है। ये एक लाइन पूरी हमारी कंप्लीट हुई, हमने एंटर किया, दूसरी लाइन लिखा और एंड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं स्टार और फॉरवर्ड स्लैश। ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है, यानी एक से ज़्यादा लाइनों तक हमारा कमेंट फैला हुआ है। इस कोड के अंदर एक तो हमारे ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया 2 लाइन का, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिर्फ लिखा रहेगा फाइल में, और एक हमने कमांड दी है जो हमारा रन करेगा। तो सिंगल लाइन कमेंट हमारा डबल फॉरवर्ड स्लैश और मल्टी लाइन कमेंट हमारा कैसे होगा, ये लॉजिक है, स्लैश स्टार, जितनी लाइन तक आपको लिखना है लिखिए, लास्ट में स्टार स्लैश। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वेरिएबल। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जब भी हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उस प्रोग्राम में कभी कभी क्या अक्सर हमें यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट करानी होती है। कभी कभी यूज़र का रोल नंबर, यूज़र का नेम, यूज़र का एज, इस तरह की बहुत सारी वैल्यू हमें यूज़र से मांगनी होती हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम रनिंग के समय यूज़र जो भी वैल्यू स्क्रीन पर लिख के एंटर करता है, उस वेरिएबल को मेमोरी पर होल्ड करने के लिए, रखने के लिए अस्थायी रूप से हमें ज़रूरत पड़ती है वेरिएबल्स की। इस वीडियो के लास्ट में जो वीडियो आएगी सजेस्टेड वीडियो, वहाँ पर सी लैंग्वेज में मैंने वेरिएबल्स को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे वहाँ पर रिलेटेड वीडियो में भी मैंने वीडियो का लिंक डाला हुआ है। तो वहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो वेरिएबल को बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, तो वो वीडियो भी आपकी हेल्प कर सकती है। चल यहाँ पे हम बात करते हैं। ए वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड द वैल्यू वाइल द जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। यानी हमारा जो वेरिएबल है वो एक कंटेनर होता है जो किसी वैल्यू को होल्ड करता है, रखता है, कब, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या रन हो रहा है। ए वेरिएबल इज असाइंड विद अ डेटा टाइप, यानी वेरिएबल एक डेटा टाइप के, अब ये आप कह सकते हो कि वेरिएबल का एक डेटा टाइप निर्धारित होता है, असाइंड होता है, जो ये डिसाइड करता है कि वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। वेरिएबल इज अ नेम और आइडेंटिफायर ऑफ मेमोरी लोकेशन। एक्चुअल में जब भी कोई वैल्यू यूज़र इनपुट करता है वो टेम्परेरी रूप से मेमोरी यानी रैम पर रखा रहता है, और रैम पर यानी मेमोरी पर जिस जगह पर हमारा वो वैल्यू रखा जाता है उसी जगह का एक पार्टिकुलर नेम देते हैं हम, वही नेम हमारा कहलाता है वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ये बेसिक टाइप है, अब इसकी चर्चा हम आने वाले स्लाइड में करते हैं। वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं तो उनको एक नाम देना पड़ता है, और उसी नाम के सहारे, उसी आइडेंटिफायर के सहारे हम फ्यूचर में उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी दोबारा उसको हम कॉल कर सकते हैं। तो जब वेरिएबल का हम नाम देंगे तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल हमारा है कि जो वेरिएबल का नाम है वो हमेशा अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होगा, जहाँ पर स्मॉल में ए टू जेड के अल्फ़ाबेट और कैपिटल में ए टू जेड के अल्फ़ाबेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अंडर स्कोर का यूज़ कर सकते हैं और डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और सिंबल या कैरेक्टर का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम यानी पहला कैरेक्टर हमेशा अल्फ़ाबेट हो सकता है, अंडर स्कोर हो सकता है या डॉलर साइन हो सकता है। दूसरा हमारा रूल है, फर्स्ट लेटर तो हमारा इनमें से कोई एक हो सकता है, दूसरा लेटर हमारा दूसरा कैरेक्टर या अंडरस्कोर या डॉलर हो सकता है, या हम चाहें तो न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर एक वेरिएबल का नाम यहाँ पे दिया है वैल्यू 1। तो स्टार्टिंग तो हमारी अल्फ़ाबेट से है, लास्ट में हमने नंबर का यूज़ कर लिया है। और तीसरा हमारा क्या रूल है, जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि इसके लिए कैपिटल लेटर की वैल्यू अलग है और स्मॉल लेटर की वैल्यू अलग है। तो इस हिसाब से अगर हमने स्मॉल में एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और कैपिटल में एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है तो दोनों अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट सी में भी होता है, सी प्लस प्लस भी होता है, कि वो भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होता है। मैं आपको फिर याद दिला दूँ कि डिस्क्रिप्शन में और सजेस्टेड वीडियो में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा और विस्तार से बताया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिखाया हुआ है। ये जो पूरा आपको बॉक्स दिख रहा है, बड़ा वाला बॉक्स, ये हमारा हो गया कंप्यूटर का मेमोरी यानी कि रैम।
और यूज़र जब भी कोई वैल्यू इनपुट करेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होगा, तो वो मेमोरी पर जिस जगह पर रखा जाएगा वो ये लोकेशन हमारा हो गया। जैसे यहाँ पर वैल्यू हमने रखी है, स्टोर की है 55, इस जगह का जो नाम हमारा है ये num1, ये हमारा कहलाएगा वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर। ये दूसरा हमारा वेरिएबल है, इसका नाम है num2, इस वेरिएबल का नाम है हिंदी, इसका नाम है eng यानी इंग्लिश। जो ब्लैक बॉक्स आपको दिख रहा है ये हमारे वेरिएबल्स हो गए, और यहाँ पर हमने वैल्यू स्टोर की हुई। यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर की है, यहाँ पर फ्लोट वैल्यू स्टोर की है, और यहाँ पर हमने कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किया है। हर वेरिएबल का एक नाम होता है, तो हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, और मेमोरी पर वो किस एड्रेस पर है, आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा, तो कंप्लीट मेमोरी होती है तो अलग अलग लोकेशन में डिवाइड होता है, और हर लोकेशन का एक पार्टिकुलर मेमोरी एड्रेस होता है। तो हम लोग बेसिकली इस नाम के सहारे वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं और उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं, लेकिन हर मेमोरी वेरिएबल का मेमोरी पर एक लोकेशन यानी पार्टिकुलर न्यूमेरिक एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये हमारी 55, 68, 2.62, 532 पॉइंट, ये हमारी हो गई वैल्यूज़, तो ये हमारे होंगे वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जो रूल मैंने आपको बताया उसके हिसाब से। ये वेर एक कीवर्ड है जिसके माध्यम से हम जावा में वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वेर कीवर्ड लगना ही लगना है। उसके बाद वेरिएबल का नाम दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे नाम है x इक्वल 10। यहाँ पर डाटा टाइप बताने के लिए कोई कीवर्ड नहीं है। 10 का मतलब ही हो गया कि x जो है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक, यानी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है। और यहाँ पे फिर वेर कीवर्ड यूज किया गया है, एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया गया अंडर स्कोर वैल्यू। मैंने आपको बताया भी कि वेरिएबल का जो नाम है उसका पहला कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट होगा या अंडर स्कोर होगा या डॉलर होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम है अंडर स्कोर वैल्यू, इक्वल लगा के हमने वहाँ पर वैल्यू असाइन कर दिया सोनू। ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, ये अंडर स्कोर वैल्यू। तो यहाँ पर दोनों जगह कीवर्ड यूज किया गया है, एक्स इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है और अंडर स्कोर वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है। ये कुछ इनकरेक्ट मेथड है। वेर कीवर्ड तो अपने आप में ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वल नहीं लगाया, सीधे वैल्यू इक्वल वैल्यू दे दिया, ये रॉन्ग मेथड है। यहाँ पर हमने वेर लगाया, लेकिन वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग हमने एक स्पेशल कैरेक्टर से कर दिया, एस्टरिस्क से, जो कि इनवैलिड है। कि वेरिएबल का पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट हो सकता है, अंडर स्कोर हो सकता है या डॉलर हो सकता है। ये कुछ नेमिंग मेथड्स है। एग्जाम्पल देखिए, जब हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, तो हमने स्क्रिप्ट टैग दिया, वेर कीवर्ड से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यानी वेरिएबल का निर्माण करते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट किया हमने x नाम से, इसमें हमने वैल्यू दे दिया 10। फिर हमने वेर कीवर्ड लिया, उसमें y नाम का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू दे दिया हमने 20। फिर हमने वेर कीवर्ड का यूज करके एक तीसरा वेरिएबल लिया z नाम से और इक्वल लगा के हमने कर दिया x प्लस वाई, यानी x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है दोनों ऐड होके असाइन हो जाएगी z में। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक फंक्शन है जो किसी वैल्यू को राइट करता है स्क्रीन पर, तो z को हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो z में वैल्यू आ रही 10 प्लस 20 30, ये राइट कर देगा 30 को। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल क्रिएट किया है यानी डिक्लेयर किया है वेर कीवर्ड का यूज़ करके, और यहाँ पर हमने एक पार्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया है, राइट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल का टाइप हमारा दो हो जाता है बेसिकली, एक तो डाटा टाइप हो, एक तो वेरिएबल का टाइप हो जाता है डेटा टाइप के हिसाब से कि वो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है या कैरेक्टर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू या फ्लोट वैल्यू। लेकिन वेरिएबल के प्लेस के हिसाब से कि वेरिएबल का असर कहाँ तक रहेगा, वो पूरे प्रोग्राम में कहाँ तक इफेक्टिव रहेंगे, इस आधार पे हम वेरिएबल को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है लोकल वेरिएबल और एक हमारा होता है ग्लोबल वेरिएबल। अभी हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। ऐसा वेरिएबल जो किसी पार्टिकुलर ब्लॉक या फंक्शन के अंदर होता है और उसका असर उसी ब्लॉक के अंदर तक ही रहता है, उसे हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। जैसे यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाले बॉक्स में एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है। अब ये फंक्शन क्या है, हमारे पूरे प्रोग्राम में एक पार्टिकुलर हिस्सा जिसका अपना एक यूनिक नेम होता है और उस नाम के सहारे उस फंक्शन को हम जहाँ चाहे कॉल कर सकते हैं। अभी कमिंग वीडियोज में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
अभी आप ये समझिए कि एक हमने फंक्शन क्रिएट किया है ABC नाम से। ये फंक्शन का पूरा ब्लॉक हो गया। इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट है या कमांड है वो इस फंक्शन के अंदर माने जाएंगे। यहाँ पर एक हमने वेरिएबल लिया x नाम से, जिसमें वैल्यू असाइन कर दिया 10। ये जो x नाम का वेरिएबल हमारा है ये लोकल वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये x नाम का वेरिएबल जो है इस फंक्शन के अंदर बनाया गया है। इस फंक्शन के अंदर ABC के अंदर। तो अगर इसके अंदर ही हम प्रिंट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं x की वैल्यू, तब तो एक्सेसिबल है। इस फंक्शन के बाहर इस वेरिएबल को हम एक्सेस ही कर सकते हैं। ये है हमारा लोकल वेरिएबल। लाइकवाइज यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया। अगर 10 की वैल्यू 13 से छोटी है तो y में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये जो y नाम का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ये भी इस ब्लॉक के अंडर में किया है, इसके बाहर इसका असर नहीं रहेगा। तो ये भी हमारा है लोकल वेरिएबल। यानी एक स्पेसिफिक ब्लॉक या स्पेसिफिक फंक्शन के अंडर में जो वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं, जिनका असर उसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, वो होते हैं लोकल वेरिएबल्स। और ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसा वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, वो फंक्शन के बाहर है और उसका असर बहुत सारे फंक्शन के अंदर में काम करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमने स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया और बाहर ही हमने वेर कीवर्ड का यूज़ करके एक डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी 200। ये जो हमारा डेटा नाम का वेरिएबल है किसी फंक्शन के अंडर में नहीं है, ये बाहर है। ये हमारा है ग्लोबल वेरिएबल और इसका असर हमारा पूरे प्रोग्राम तक रहेगा क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंडर में नहीं है। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हमने ए नाम से, दूसरा फंक्शन बनाया हमने बी नाम से, और ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है ए, ये हम ए के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और बी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा कहलाएगा क्या, ग्लोबल वेरिएबल, जो किसी फंक्शन के अंडर में नहीं है, सारे फंक्शन के बाहर है। कभी कभी क्या होता है कि हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं किसी फंक्शन के अंदर। अभी मैंने आपको बताया पहले कि वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है उसको कहा जाता है लोकल वेरिएबल और उस वेरिएबल का असर उस फंक्शन की बॉडी के अंदर तक ही होता है। इन कभी कभी क्या होता है, हम कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका असर उस फंक्शन के बाहर भी रहे। यानी क्रिएट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो नियम के हिसाब से वो लोकल वेरिएबल हो गया, लेकिन हम चाहते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल जैसा बिहेव करे, तो हमें क्लास यूज़ करना पड़ता है विंडो ऑब्जेक्ट का। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर हम वेर के माध्यम से डिक्लेयर करते थे, हमें ये लिखना पड़ेगा विंडो डॉट के बाद वेरिएबल का नेम इक्वल वैल्यू। तो ये वेरिएबल का नेम यहाँ पर वैल्यू है, लेकिन विंडो डॉट लगा के जब हम डिक्लेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। आप देखिए ये हमने फंक्शन स्टार्ट किया एक एम नाम से और इस फंक्शन के अंडर में हमने विंडो डॉट वैल्यू, यानी वैल्यू हमारा वेरिएबल नेम हो गया, लेकिन उसको हमने डिक्लेयर किया है विंडो ऑब्जेक्ट के साथ। तो विंडो डॉट वैल्यू का मतलब यहाँ पर वैल्यू एक ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा, जबकि हमने डिक्लेयर किया है फंक्शन के अंडर में। और इस वैल्यू नाम के वेरिएबल को देखिए हम एक दूसरे फंक्शन एन में डिस्प्ले कर रहे हैं। एलर्ट क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू नाम का जो हमने वेरिएबल लिया है, की वैल्यू हमने 100 दी है, वो हमने डिक्लेयर कहाँ किया है, एम फंक्शन के अंदर। अगर ये विंडो क्लॉज नहीं लगाते हम तो ये लोकल वेरिएबल हो जाता। और दूसरा फंक्शन हमने क्रिएट किया है एन नाम से, जहाँ पर हमने उसको डिस्प्ले किया है। तो आपने डिक्लेयर किया है एम वाले फंक्शन के अंदर और उसको आप प्रिंट कर रहे हो एन फंक्शन के अंदर। तो इस फंक्शन के अंदर आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको आप दूसरे फंक्शन में भी एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट का यूज़ करके उसको आपने क्या निर्धारित कर दिया कि वो ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप की। डेटा टाइप की जावा में वेरिएबल जो हम क्रिएट करते हैं उसके लिए एक पार्टिकुलर कीवर्ड होता है वेयर। ये तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हो गया। डेटा टाइप इस बात को इंडिकेट करता है कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, जो वेरिएबल हमने बनाया है, वो किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकता है। ये हमारा होता है डेटा टाइप। और अगर हम जावा की बात करें तो एक हमारा होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जावा में नहीं, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप
होते हैं। थोड़ा सा जावा की बात करते हैं स्पेशली। JavaScript is a dynamic type language, means you don't need to specify type of variable because it is dynamically used by JavaScript engine। अगर हम C की बात करें, C++ की बात करें, तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी समय पर हम डेटा टाइप भी डिक्लेयर करते हैं सेम टाइम पर। लेकिन जावा में हमें डेटा टाइप को लिख कर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ वहाँ पर जो वैल्यू असाइन करते हैं उसी वैल्यू से ही जावा समझ जाता है कि किस टाइप का डेटा हम वहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। जैसे हमने वेर कीवर्ड यूज़ किया और ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, इक्वल लगा के दे दिया हमने 40, इसका मतलब ये नंबर स्टोर कर सकता है, ये न्यूमेरिक वेरिएबल हो गया ए। फिर हमने वेर कीवर्ड का यूज़ किया और बी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें हमने डबल कोट्स के अंदर एस्पायर स्टोर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा वेरिएबल है वो स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है। तो डेटा टाइप को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस टाइप की वैल्यू असाइन कर रहे हो वो वेरिएबल उसी टाइप का अपने आप डिक्लेयर हो जाएगा। इसलिए जावा में हम कह सकते हैं कि जो डेटा टाइप होता है वो डायनामिक टाइप का होता है। अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ? प्रिमिटिव का मतलब होता है फंडामेंटल डेटा टाइप या बेसिक डेटा टाइप या मूल डेटा टाइप, जो डेटा का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट भी शो करता है, उसको हम और छोटे पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते, वो हमारा होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे आप जानते हो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, एक पार्टिकुलर कैरेक्टर होता है, एक पार्टिकुलर वर्ड होता है। तो ये सारे के सारे जो डेटा के टाइप हैं ये हमारे होते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जावा की बात करें तो वहाँ पर स्ट्रिंग होता है, जैसे कि ये एक शब्द हो गया हेलो, नंबर हो गया जैसे कि हो गया 100, बुलियन हो गया जहाँ पर हमारी दो लॉजिकल वैल्यू हो सकती हैं ट्रू फॉल्स यस नो, अनडिफाइंड का मतलब जहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं होता, और नल का मतलब जहाँ पर कोई वैल्यू न हो, एम्प्टी बॉक्स हो। तो स्पेसिफिक जो हमारे डेटा टाइप हैं, कोई वर्ड हो गया, कोई नंबर हो गया, कोई कैरेक्टर हो गया, लॉजिकल वैल्यू हो गई ट्रू या फॉल्स, ये हमारे होते हैं प्रिमिटिव या फंडामेंटल या मूल डेटा टाइप। उनको हम इससे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा हमारा डेटा टाइप होता है वो होता है नॉन प्रिमिटिव यानी डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप प्रोग्रामिंग के द्वारा डिसाइड नहीं होता है, यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो हमारे फंडामेंटल या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन यूज़ करता है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ को कंबाइन करता है, तो वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का निर्माण करता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, तो ये सब जो हमारे डेटा टाइप हैं ये कहलाते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो प्रोग्रामर डिक्लेयर करता है, प्रोग्रामर डिज़ाइन करता है। उसमें कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो किस टाइप की होंगी, ये सब प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कॉम्बिनेशन से ही, कलेक्शन से ही बनता है। अब मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के लास्ट में जो सजेस्टेड वीडियोस आएंगे उनको आप देख सकते हो। इसी में मैंने बहुत डिटेल में बताया है वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। आई होप कि आपको जावा में कमेंट कैसे यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनके डेटा टाइप क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। थैंक यू।